बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान इस वक्त अपने बदतरीन आइनी, कानूनी, सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान को इस गर्दाब से कौन निकाल सकता है और किसकी तरफ सबसे ज़्यादा उम्मीदें बांधनी चाहिए? देखिए, जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी ना, तो सर विंस्टन चर्चिल जब बमबारी हो रही थी बहुत ज़्यादा, जर्मन्स कर रहे थे लंदन पे, बरतानिया पे, ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे। तो उन्होंने बड़ी एक फेमस बात की थी, बल्कि सवाल के अंदाज में उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने कहा था कि आर द कोर्ट्स फंक्शनिंग, अदालतें अपना काम कर रही हैं? अगर अदालतें अपना काम कर रही हैं और आवाम को इंसाफ मिल रहा है, देन नथिंग कैन गो रॉन्ग, फिर कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली हर एक का अपना वैसे किरदार है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ज़ाहिर है, आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का भी एक खुसूसी किरदार है। हमारे सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, दीगर इदारे हैं, सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, और फिर है सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, जिससे उम्मीद होनी चाहिए कि अगर वो परफॉर्म करते हैं, अपना किरदार दुरुस्त तरीके से अदा करते हैं, तो शायद पाकिस्तान के ये जो सारे बहरान आपने गिनवाए हैं, सियासी, मुआशी, आइनी, कानूनी बहरान, इनसे पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। गुज़श्ता 24 घंटों में करामत मुग़ल साहब 3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनका हम इस वीडियो में तज़किरा करेंगे, और 2 अहम तरीन मामलात हैं जिस पर 2 अहम शख्सियात ने, मैं उसको जब रीड करता हूँ मुझे लगता है कि एक सख्त पैगाम जो है वो दिया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। अच्छा। और अब इम्तिहान है। देखें, एक बात जहन में रखिएगा कि ज़ाहिर है कि कभी कोई शख्स वज़ीर आज़म होता है, सदर होता है, आर्मी चीफ होता है, मुख्तलिफ़ ओहदों के ऊपर होता है, उसको इस बात से नहीं याद किया जाता कि जब वो आर्मी चीफ था तो फ़लाँ जंग छिड़ गई। भाई जंग छिड़ी ना, तो जंग तो उसने, अगर प्रैक्टिकली अगर उसने छेड़ी है तो और बात होगी। या इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो कोरोना आ गया और कोरोना में ये मसाइल आए, पूरी दुनिया में हुई थी तबाही। सही। और कोई बहरान आ जाता है, कहत साली आ जाती है। नहीं, असल में आपको जज करती है हिस्ट्री, तारीख़ आपको याद करती है कि जब ये सब कुछ हुआ तो आप क्या क्या कर रहे थे, आपने क्या किया। तो मेरे ख्याल में, मेरी राय में, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान की तारीख़ के एक बहुत ही क्रूशल मोड़ के ऊपर, एक क्रूशल वक्त के ऊपर चीफ जस्टिस बने। और ये बात मैं बड़े वसूख से समझ सकता हूँ और कह सकता हूँ कि उनको इस बात पे याद नहीं किया जाएगा कि उन्होंने कहा कि दफ्तर में अपने ऑफिसर को साहब नहीं कहना, या अदालत को आलिया नहीं कहना, या उज़्मा नहीं कहना, नहीं, या 2 गाड़ियाँ बेच दो, 2 गाड़ियाँ खड़ी कर दो, फ़लाँ मुकदमा ऐसे सुना जाएगा, फ़लाँ बेंच ऐसे फॉर्म होगा, नहीं। पाकिस्तान इस वक्त जिस स्पेशल सिचुएशन से गुज़र रहा है, इसको दुरुस्त करने में, ठीक करने में अगर आपने कोई किरदार अदा किया तो you'll be remembered for that। आपको जाहिर है कि उसी पे याद किया जाएगा। वी शुड ऑल होप कि काजी साहब के हवाले से, मैं क्योंकि कोर्ट कवर नहीं करता, जितने मैंने रिपोर्टर्स देखे हैं, जो एक पूरा ख़ास तौर पर वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लाइकिंग रखते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए, वो हमें बताते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा इंसानी हकूक़ के मामले पर, जबरी गुमशुदगियों के मामले पर, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, सियासी हकूक़ पर, सियासी जमातों के, सियासी कायदीन के हकूक़ पर, आइन में जो बुनियादी इंसानी हकूक़ दिए गए हैं उसके जो आर्टिकल्स हैं, उनके हवाले से वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास है। और किसी एक के ऊपर भी, किसी के भी दौर में बेशक होता रहा हो, काजी साहब के दौर में ऐसा कुछ नहीं होगा। और आपको याद है कि काजी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ इवेंट्स पर, इंसिडेंट्स के ऊपर खतूत भी लिखा करते थे इन मामलात पर। ये खुद पहुंचे भी हैं। तो मैं अभी जड़ावाला में रिजवाना तशद्दुद केस में खुद पहुंचे भी। तो अभी तक जो मामला हुआ उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। अभी तक उनके आने के बाद जाहिर है कि एक बहुत ही इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट कि उसमें क्या अभी तक वो क्या होता रहा है। अब एक पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, पीटीआई ने भी एक दरख्वास्त डाली हुई है इलेक्शंस के हवाले से, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। जो ईरानी केस मेरा ख्याल है कि वो तो
आइन में अगर दर्ज है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, बेशक आप जिनके खिलाफ देखें क्रिमिनल ऑफेंस किसी ने किया उसके खिलाफ मुकदमा है, वो एक अलग सेपरेट केस है, बट एक पॉलिटिकल पार्टी, एक एंटिटी, लोग उससे एसोसिएट करते हैं। पाकिस्तान में जो आइन है वो आपको ये राइट देता है आइन में कि आपकी क्या पॉलिटिकल चॉइस है, आप किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ख़ुद को एसोसिएट करते हैं, जिसको बेहतर समझते आप, ख़ुद को उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। अब एक है मामला इलेक्शंस का, और 8 फरवरी को काजी साहब ने कहा कि पत्थर पे लकीर, अब 8 फरवरी को होंगे। ये एक अलग सवाल है कि काजी साहब ने जो है वो उसमें रिमार्क्स में आइन शिकनी का कि आइन वो हो गया, अतर मिनल्ला साहब ने बाद में एडिशनल नोट भी लिख दिया, लेकिन उन्होंने उस आइन शिकनी के ऊपर कुछ काम नहीं, कोई यानी कि फिर पॉइंट आउट होना चाहिए ना किस किस ने की, 21 अरब किसने नहीं दिए थे, 4-3 की बहस किसने शुरू की थी, जजेस को पार्लियामेंट बुलाने की, कमेटी के सामने बुलाने की किसने कही थी, धमकी दी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया था, जो वजारत ख़जाना है उसने क्या किया था, AGPR ने क्या किया था, कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने क्या किया था, शहबाज शरीफ की काबीना ने क्या किया था, पार्लियामेंट ने क्या रेजोल्यूशन पास की थी, सदर ने तारीख नहीं दी, जब दी थी तो क्या हुआ था, जब नहीं दी तो क्या होना चाहिए, ये तमाम क्वेश्चंस एड्रेस होने चाहिए, किसके कहने पे कैसे ये सब कुछ हुआ था। बट इस डिबेट को हटा दें। अब तो 8 फरवरी के हवाले से जिस पर काजी फैज़ ईसा ने कहा है, दूसरा मामला जनरल फैज़ हमीद का है, उसके ऊपर भी एक पैगाम गया। वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, उस इलेक्शन के हवाले से काजी साहब ने तो कह दिया था कि ये बात अपने बीवी से कर सकते हैं, टीवी पे नहीं कर सकते, एक बदगुमानी नहीं फैलानी कि इंतखाबात हो रहे हैं कि नहीं। उन्होंने ये भी उसमें तो ये था कि वो साफ़ और शफाफ हो रहे हैं जी। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। 3 डेवलपमेंट्स, एक मैं आपको बता देता हूँ अभी, काजी फैज़ ईसा साहब को एक जो है वो मैसेज मेरे ख्याल में थ्रू यानी कि ऑन मीडिया स्क्रीन्स एक गया है फैसल वाडा साहब की तरफ से, वो बड़ा सख्त है, सही। एक गया है निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब की तरफ से, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जनरल फैज़ हमीद के मामले पर है, फैज़ाबाद वाले मामले पे, धरना केस के मामले पर, और एक 8 फरवरी के इलेक्शंस के मुतालिक पैगाम जो गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अब पता चलेगा अगले कुछ चंद दिनों में कि इन दोनों मामलात पे क्या पेशरफ्त होती है, उससे डिटरमिन होगा कि काजी साहब जो हैं वो हर शख्स ने एक दिन ओहदे पे आना और एक दिन चले जाना। आफ्टर दैट टाइम इज़ पास्ट, जैसा कि बोस्ट अबाउट किया जाता है उनके मुतालिक, एंड आई एम श्योर कि उनके बारे में जितनी वो गुफ्तगू करते हैं, एंड आई होप कि वो सारी बिल्कुल उसी तरीके से वो उन उम्मीदों के ऊपर पूरा भी उतरें। पहले इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लेते हैं। 3 डेवलपमेंट्स हैं जी। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने कहा है कि इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज़ पहले जारी होगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि 54 रोज़ जो है वो मिनिमम है, इससे ज़्यादा का भी आ सकता है, इससे कम का भी आया हुआ है, ऐसा भी एक वो है, प्रेसिडेंस है। गालिबन 2018 में 52 दिन का शेड्यूल था, सही, बड़ा टाइट शेड्यूल आया था। तो 54 दिन उन्होंने कहा कि पहले होगा। इसका मतलब यह है कि मियाँ साहब का जो अल अजीज़िया वाला मामला है 7 का, वो भी हो जाएगा, और कोई तकरीबन तोशा खाना वाला मामला भी 20 दिसंबर को उनका तो सब कुछ सही हो उस जगह पहुंच जाएगा। और साथ ही जो PTI को सिंबल वाला मामला है, उनके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन होकर फिर वो रिपोर्ट जमा होना, और अगर उसको अप्रोच कर लिया जाता है इलेक्शन कमीशन को, ये जो अकबर एस बाबर करते फिर रहे हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन सिंबल के हवाले से, बैट के हवाले से कोई फैसला कर लेता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन से 54 रोज़ पहले जारी होगा। हल्का बंदियाँ शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ भी अपने वक्त पर होगा। अब टेक्निकली वो जो बिलावल को फेस सेविंग मिली थी कि 14 दिसंबर की बजाय 30 नवंबर को हल्का बंदियाँ उनकी अशात होगी। तो आप मुझे बताएं कि बिलावल ने इस कौम पे, या आपने बिलावल पे, या पीपल्स पार्टी ने मुल्क पे क्या एहसान किए? कोई भी नहीं। अगर इलेक्शन शेड्यूल 16 दिसंबर को ही आना है या 15 दिसंबर को आना है, 54 दिन पहले आना है, और टाइट करके बिल्कुल उसी के ऊपर आपने रखना है, और 8 को इलेक्शन करवाने, तो फिर आप 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ कर लेते हैं। तो दैट वाज ऑल अ स्मोक स्क्रीन। मतलब आपने क्या लॉलीपॉप दिया था, टॉफ़ी दी थी, और उसको खा के बिलावल खुश हो गए।
बिलावल तो कह रहे थे ना पहले तो कि 90 दिन से एक दिन आगे नहीं जाने देंगे, फलां फलां पूरी कहानी सुना रहे थे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स। पॉलिटिकल। उसके बाद जनाब मैं जब वो वहाँ से निकले हैं कैंपेन करते हुए, और मैं आसिफ जरदारी की बात, सदर जरदारी की बात घर में मानने का पाबंद हूँ, बाहर मानने का पाबंद नहीं हूँ, सियासी मामलात में मैंने आवाम की तरफ देखना, अपनी सेंट्रल यार अब जो आपको उनके स्टेटमेंट सब जोक्स नहीं लगती? हाँ तो लगती है ना। तो वो ये सब कुछ करते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी बात मानी गई, देखें इलेक्शन शेड्यूल देखें, उन्होंने 30 नवंबर को कर दिया है, नीचे आ गए पीछे आ गए। ओ भाई तो वो इलेक्शन शेड्यूल तो उसी दिन जारी करने जा रहे हैं। बहरहाल आगे अब उसमें ज़ाहिर है कि मियाँ साहब का मामला भी तय हो जाएगा, पीटीआई का बैंड का मामला भी तय हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। फिर उनसे कहा इलेक्शन शेड्यूल आरओज और डीआरओज की तैनाती जो है वो भी वक्त पे होगी, उसके मुताबिक होगी। और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी से पीछे आप 54 दिन का हिसाब लगा लें, मैं तारीख नहीं दे रहा, बट उस हिसाब से आपको इलेक्शन शेड्यूल जो है वो मिल जाएगा। किसी और का काम है सर। फिर उनसे सवाल हुआ कि जो रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग काम में ही ना बस वो भी नहीं करना, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है वो कहाँ से लेंगे, अदलिया से लेंगे या ब्यूरोक्रेसी पे? तो उन्होंने नो कमेंट्स कहा हंसते हुए। वो कर लें, वो हम बचपन में करते थे, वो करके 2-4 खाने बना के कर लें। यार आप एक्सपर्ट है इस चीज़ के यार। हमारी दूसरी डेवलपमेंट हुई है अल अजीज़िया रेफरेंस वाली, ठीक है। चले आपने भोग दिया, चले अब अजीज़िया रेफरेंस। अब वो उस खैर वो 7 को होगा और फिर उसको होगा, वो तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हम तो सिर्फ डिटेल्स जो है ना, वो सर काजी साहब आए हैं तो आरओज आपको वहीं से मिलेंगे सर। वो हम तो सिर्फ अब डिटेल्स देख रहे हैं। अब आ जाते हैं, देखें फैसल वावडा साहब जो हैं जी, उनका मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ना एग्जैक्ट कोट वो मैं आपको निकाल के दिखाऊं जो उन्होंने गुफ्तगू की है फैसल वावडा ने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और फैसल वावडा की गुफ्तगू में काजी फायजी साहब के लिए बाकायदा एक चैलेंज है। अच्छा, ये यानी कि हमें ये गुफ्तगू अगर मेरे से कोई कहे ना कि आपने ये गुफ्तगू करनी है तो मैं कहूँगा, मैं 10 दफ़ा कहूँगा जान किया मान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। लेकिन फैसल वावडा साहब जो हैं वो माशाल्लाह ताकतवर आदमी हैं। वो कहते हैं मैं बड़ी कारोबारी शख्सियत हूँ, मैं तो कारोबार करता हूँ, मैं फ़लाँ करता हूँ, मैं फ़लाँ करता हूँ। बहरहाल उन्होंने जो गुफ्तगू की ना, उस गुफ्तगू में बहुत ही सख्त जुमले इस्तेमाल किए गए हैं। और उन जुमलों में मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहीं पर रखा हुआ था, और उसको हम, मेरा ख्याल है कि चले पहले मैं आपको बता देता हूँ। सरफराज बुगटी साहब ने जो फैज़ाबाद धरना कमीशन के मामले के ऊपर बात की है, उन्होंने कहा कि फैज़ाबाद धरना कमीशन जनरल फैज़ को बुलाएगा तो पेश होंगे। अच्छा, फिर कहते हैं लेकिन मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। हाय हाय हाय, अब ये किसे कह रहे हैं? मुझे कह रहे, मुझे तो नहीं कह रहे। तो यहाँ पर वो बेसिकली वो एरिस्टोटल का है ना कि कानून जो है वो मकड़ी का जाला है जी, जिसके ऊपर गरीब, नादार, छोटे हशरात, कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ वो फंस जाते हैं, लेकिन जो जोरावर दरिंदा होता है ना उसको फाड़ के निकल जाता है। ये निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि फैज़ाबाद धरना कमीशन जनरल फैज़ को जब बुलाएगा तो वो खुद पेश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें बुलाना पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा इस पर सवालिया निशान मौजूद है। अब ये मेरा ख्याल में कहाँ से आते हैं? ज़रूरी नहीं कि आप सख्त अल्फाज कहें या सख्त लहजा इख्तियार करें। कुछ बातें और कुछ सवालात होते हैं जिनके अंदर उन्हीं का जवाब भी मौजूद होता है। बिल्कुल, वाई वुड निगरान वज़ीर दाखिला से दिस? इसके पास मैंडेट ही नहीं है इनके पास। फिर कहते हैं कि मेरी राय है कि माजी की चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए सर। यानी अब वो जनरल फैज़ वाले मामले पर कह रहे हैं कि जनरल फैज़ ने जो किया या जो एक्ट्स थे या जिनके ऊपर ये सारे सियासत कर रहे हैं, जी जी, समझाते जाके परवेज़ मुशर्रफ को भी उन्होंने मरने के बाद जो केस कराया उस पर भी ना छेड़ते। वो माजी की वो कहते हैं कि जनाब चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। तो ये पैगाम है बेसिकली मेरे ख्याल में, और ये एक टीवी इंटरव्यू है जिसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं। बाकी उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के मामले पर फिर उन्होंने वो नून लीग की तरह ही बयान देते हैं, आपको भी पता है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का मामला अदालतों में है, इस पर बात करना मुनासिब नहीं, मगर तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुलजिम को गिरफ्तार करके रेस्ट हाउस में ठहराया गया हो। हाँ जी, मरियम बीबी को भी ऐसे ठहराया गया था मेरे भाई। फिर कहते हैं कि ऐसा भी बिल्कुल ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि एक मुलजिम को देखकर, याद है ना आपको सिमली डैम के पास, अदालत में कहा जाए कि आपको देखकर अच्छा लगा, गुड टू सी यू। तो वो उन्होंने सारी जनाब, फिर पीपल्स पार्टी पे भी उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने से आते हैं ऐसे लोग, वो देखे ना वो पुराने चीफ जस्टिस को भी ताना देंगे गुड टू सी। ये उन्होंने किया है। और अब आ जाते हैं हम फैसल वावडा की तरफ। देखें फैसल वावडा साहब से जब सवाल हुआ ना कि
क्या इलेक्शन वाले मामले के ऊपर बेसिकली बात हो रही थी। मैं अब वो एग्जैक्ट कोड ढूंढना चाह रहा था, वो नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने कहा क्या था। फैसल बावड़ा ने ये कहा था कि 8 के इलेक्शंस के हवाले से जी उन्होंने कहा था कि मैंने ये भी सुना है कि पत्थर पर लकीर मिट भी जाती है, शायद कुछ ऐसा ये कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में तो पत्थर पर लकीर तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है, हाँ, बाकी लकीरें मिट भी जाती हैं, टेढ़ी भी हो जाती हैं और फाड़ भी दी जाती हैं। ये जुमले थे फैसल बावड़ा साहब के। और फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ये जो आइन शिकनी है, ये 2022 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस के डिले होने के मामले को, उन्होंने कहा उसके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल हुआ था, अदालती कत्ल हुआ था, उसके ऊपर क्या किसी को सज़ा हो गई। तो ये हमारी रियलिटीज़ हैं। और स्टॉप प्लेइंग टू द गैलरी की तरफ खेलना बंद करें। यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स और ये सब कुछ है, ये ऑब्वियसली वो किसको कह रहे थे, पत्थर की लकीर किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा, ये उन्हीं को। तो अब जो पाकिस्तान का देखें ये इस वक्त सिचुएशन है, आईनी, कानूनी, सियासी, माशी बहरान है, इसके हल में सबको किरदार अदा करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, अदालतें अपना काम कर रही हों, और ये जो एक अजीब किस्म की बेचैनी और इज़्तिराब से पाकिस्तान गुजर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो उनका ड्यू रोल है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर द लॉ। और तमाम सियासी जमातों को अब एक एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी इस लड़ाई में, ये जो इक़्तिदार की जंग है ना पाकिस्तान में 24 लोगों की, इस पर 24 करोड़ अवाम जो हैं, लोग हैं, वो यरगमाल बने हुए, वो हॉस्टेज है। नुकसान मुल्क का हो रहा है, अवाम का भी हो रहा है। अब हर एक को एक मरतबा जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि लेट्स जस्ट टेक अ स्टेप बैक, लुक इनटू इट। मैं आपको एक बात प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जिस तरीके से मियाँ साहब आना चाह रहे हैं, मसाइल इतने गंभीर हैं, ये सिर्फ कहानियाँ सुना रहे हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। पहले कब कुछ अदम इस्तेहकाम से वो, खैर उसके ऊपर तो मैं वो शहबाज राना साहब का जुमला, मैं अक्सर लोगों को ये कोट यार दोबारा सुना दे, बहुत मजे का जुमला कोट कर चुका हूँ कि मैंने उनको ना जिस दिन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो गए और उन्होंने अपना एक मुआशी रोड मैप और प्लान जो है वो रखा, जिस दिन उन्होंने शायद कहा था इंडस्ट्री में पैसे जो लगाने हैं, हाँ, उन्होंने ना वो भी कह दिया, बिजली के बिल वाले मामलात के ऊपर भी बात कर ली, फलां भी कर ली। साथ ही कहते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि जनाब इंडस्ट्री में जो पैसा लगाएगा आप पूछेंगे नहीं कहाँ से, सोर्स नहीं पूछेंगे। हाँ, तो मैंने शहबाज राना साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा शहबाज राना साहब, वहाँ पे सागडार भी बैठे थे, आपके बड़े अच्छे जानने वाले हैं, मियाँ साहब भी बैठे, तो ये गुफ्तगू कर रहे थे। तो मियाँ साहब क्या सोच के आ रहे हैं, वज़ीर आज़म क्या सोच के बनना चाहते हैं, उनके पास कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसी चीज़ तो होगी ना, कोई नई, पता चले कि यार इससे कुछ हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो हैं भी वो फैसलाबाद के राना साहब ना, तो वो बड़े आराम से मीठे से लहजे में कहते हैं ना कि साहब आप कितने सादे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं एक बंदा है, उसकी उम्र 74 साल 75 साल है, आपको ये तवक्को कैसे है कि वो 76वें साल में कुछ ऐसा करेगा जो पहले 75 साल में उसने नहीं किया। उसका मियाँ साहब का जो डब्बा है उसमें यही कुछ है, उनकी जम्बेल में यही चीज़ें मौजूद हैं, वो यही कर सकते हैं जो वो पहले करते आए हैं। और इस मर्तबा शायद बंदे की जगह बदल जाए यार, इस मर्तबा शायद उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस थोड़ा ज़्यादा हो, तो वो जो और चीज़ें होती थी वो नहीं हो सकेंगी, लेकिन बाकी तो उन्होंने वही करना है। पॉलिसी इसाक डार जो है वो कोई, यानी कि अगर बड़े अच्छे कोई इकोनॉमिस्ट होते तो ये सूरत हाल तो ना होती मुल्क की। उनको एक दफ़ा तो नहीं, उन्होंने तो ये काम, ये तजुर्बा जो इंजीनियरिंग है पाकिस्तान के, उसके साथ, मईशत के साथ बहुत की है। और डॉक्टर इशफाक हसन का मैं कहूँगा, आप वो जो अनकट पे डॉक्यूमेंट्री लगी है, बहुत शानदार डॉक्यूमेंट्री, उसमें उन्होंने जो इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे शेख रशीद के चैलेंज को पूरा करने के लिए 108 से ज़बरदस्ती 98 के बाद, देखें उनके मुतालिक, इसाक डार साहब के मुतालिक ना कुछ चीज़ें मैं खुद तो उसको टेस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मशहूर बात है, वो फिगर फजिंग है। हाँ बिल्कुल फौज करते। और दूसरा ये कि वो आर्टिफिशियली कंट्रोल जो है वो चीज़, अभी मियाँ साहब ने कहा है ना कि हमारी हुकूमत आएगी $105 लेके आएंगे, फिर 105 पे।
वो मियाँ साहब कह सकते हैं 108 से जब 98 पर लाए थे, वो डॉक्टर इशफाक हसन कहते हैं कि IMF, और वो पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये सब कुछ होता कैसे। IMF जो है वो कहते हैं उसका मैंने उनसे पूछा कि आपका रिलीजन चेंज हो गया, आपने मज़हब तब्दील कर लिया है। IMF के प्रोग्राम में कभी ऐसा नहीं होता कि किसी मुल्क की जो IMF के प्रोग्राम में उसकी करेंसी अप्रिशिएट करे, वो डेप्रिशिएट ही करती है, उसकी कदर में कमी होती है। यहाँ पर हमारी रुपए की कदर में बेहतरी हुई, डॉलर जो 108 का था वो 98 के ऊपर ले आए ज़बरदस्ती, गलत तरीके से, और उसका नुकसान हुआ। बहरहाल बात जो है वो लंबी हो जाएगी। असल चीज़ ये है कि ये जो बहरान है ख़ास किस्म का जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, इसमें एवरीबडी नीड्स टू रीथिंक, एक मरतबा दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। मियाँ साहब इस सूरत हाल में अगर आकर बैठ भी गए ना जी, तो इतना, एक तो सूरत हाल ख़राब है, अदम इस्तेहकाम है, और लोगों की पॉपुलर सपोर्ट के साथ आप नहीं हैं, तो फिर जो फैसले असल में लेने की और उस पर अवामी तायद की ज़रूरत है वो नहीं मिलने वाली। और इस किस्म का इक़्तिदार मियाँ साहब के लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इस मुल्क के लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।